नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के भाग 4 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम, भाग द्वितीय तथा भाग तृतीय के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने मरुस्थलीय प्रदेश, बांगड़ प्रदेश तथा अरावली प्रदेश के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं चंबल बेसिन प्रदेश के बारे में। तो इस प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तर तथा 75 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व के बीच में है। तो ये चंबल बेसिन का जो विस्तार है, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार यहाँ बताया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 50,026 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 71.35 लाख है। इसके अंतर्गत राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ तथा टोंक जिले आते हैं। तो यदि जिलों की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये जिलों के अंतर्गत इसका विस्तार बताया गया है कि इस प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ व टोंक जिले शामिल है। चंबल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो विंध्यन पठार के उत्तरी पश्चिमी लोब तथा अरावली पर्वत के मध्य जलोढ़ संरचना से होकर के प्रवाहित होती है। इसलिए इस प्रदेश को चंबल बेसिन का नाम दिया गया है। तो चंबल बेसिन का जो नाम है इस प्रदेश को देने का मुख्य कारण है, इस प्रदेश में चंबल नदी प्रवाहित होती है, जिस कारण इसको चंबल बेसिन नाम दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं चंबल बेसिन प्रदेश का भौतिक भूदृश्य के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे धरातल के बारे में। चंबल घाटी की स्थलाकृतियां पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव पाए जाते हैं। तो यदि चंबल घाटी की बात करें तो यहाँ पर जो स्थलाकृतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं वो या तो पहाड़ियां हैं या पठार है, और पूरी घाटी जो है उसमें नवीन कांपीय जमाव पाए जाते हैं। इस प्रदेश में बाढ़ के मैदान, नदी का गार, बीहड़ व अंतः सरिता आदि स्थलाकृतियां पाई जाती है, जो इस प्रदेश में अच्छी तरह से विकसित है। तो यहाँ इस क्षेत्र में जो पाई जाती हैं वो बाढ़ के मैदान, बीहड़, अंतः सरिता स्थलाकृतियां आदि पाई जाती हैं, जो यहाँ पर अच्छी तरह से विकसित हो गई हैं। इस प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में कोटा अथवा हाड़ौती उच्च भूमि की स्थलाकृतियां, जो विंध्यन कगार भूमियों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के बीच है। तो यहाँ जो विंध्यन कगार भूमियों की ऊंचाई है वो 350 से 550 मीटर के बीच में है। राजस्थान के इस प्रदेश में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नदी क्रम चंबल नदी क्रम है। तो ये चंबल बेसिन में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी पाई जाती है वो चंबल नदी है, और या ऐसे कह सकते हैं चंबल नदी क्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी क्रम है। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में। इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु की दशाएं मिलती है, और वर्षा की मात्रा जो होती है 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यहाँ वर्षा जो होती है 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु के तापमान ऊंचे होते हैं। तो इस प्रदेश की जलवायु जो है उसमें ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होते हैं वो ऊंचे पाए जाते हैं। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 34 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक पाए जाते हैं। तो ये इसके यहाँ पर जो तापमान पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। शीत ऋतु में कुछ वर्षा चक्रवातों के द्वारा
हो जाती है। तो यदि शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में जो कुछ वर्षा होती है वो चक्रवातों के द्वारा होती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रदेश की वनस्पति के बारे में। तो वर्षा की मात्रा पर्याप्त होने के कारण इस प्रदेश में मुख्यतः शुष्क सागवान तथा शुष्क पतझड़ के वन मिलते हैं। तो मुख्य रूप से जो यहाँ वनस्पति पाई जाती है वो शुष्क सागवान या शुष्क पतझड़ के वन पाए जाते हैं। और इस प्रदेश की वनस्पति में विविधताएं भी पाई जाती है। तो विभिन्नताएं भी यहाँ इस प्रदेश की वनस्पति में मिलती है। और सामान्य रूप से मिलने वाले वृक्षों में धोकड़ा, आम, गूलर, जामुन, बबूल, बरगद इत्यादि है। कुछ उपयुक्त स्थानों में जहाँ वर्षा और मिट्टियाँ अच्छी है वहाँ सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा और मिट्टियाँ अच्छी हो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ की मिट्टियों के बारे में। तो इस प्रदेश में कछारी मिट्टी भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा टोंक जिलों के भागों में मिलती है और यह लाल रंग की होती है। इसके अलावा इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल और हुमस की कमी पाई जाती है। तो ये जो मिट्टियाँ होती है वो लाल रंग की होती है और उसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर में, मध्यम काली मिट्टी झालावाड़ में, बूंदी में और कोटा में मिलती है। सामान्यतः ये सभी मिट्टियां जो होती हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ इस प्रदेश में जितनी भी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं वो सभी जो होती हैं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अब हम बात कर रहे हैं इस प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों की संख्या तथा किस्में अधिक हैं, परंतु गुण एवं मात्रा की दृष्टि से कांच, बालूका, चीनी मृत्तिका और चूने का पत्थर ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस स्लाइड पर चंबल बेसिन प्रदेश के सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या। तो चंबल बेसिन की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 136.73 लाख है और जनसंख्या का घनत्व 292 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या का सामान्य वितरण जो है भरतपुर व धौलपुर जिलों में सर्वाधिक है, फिर बूंदी तक यह वितरण कम होते होते इस प्रदेश का न्यूनतम रह जाता है तथा पुनः कोटा में अधिक, फिर झालावाड़ में कम दिखाई देता है। प्रदेश में जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो न्यूनतम 845 धौलपुर जिले में तथा अधिकतम 949 टोंक में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं चंबल बेसिन प्रदेश के आर्थिक रूप के बारे में। यह प्रदेश मुख्यतया कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। यहाँ के जो लोगों की अर्थव्यवस्था का बेस है वो है कृषि, जहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का 83% कृषि कार्यों में लगा है और मिश्रित कृषि इस प्रदेश की विशेषता है। तो चंबल बेसिन की यदि बात की जाए तो यहाँ की जो 83% जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है और मिश्रित कृषि जो है इस क्षेत्र की विशेषता है। भूमि उपयोग के बारे में बात करें तो इस प्रदेश की कुल भूमि का लगभग 46% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रीय विभिन्नताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल टोंक तथा भरतपुर में मिलता है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध है और कोटा में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का औसत 59.3% है। तो ये यहाँ पर इस क्षेत्र में भूमि उपयोग की बात की गई है। अब हम यहाँ इस क्षेत्र की फसलों के बारे में बात करें तो इस प्रदेश में रबी की फसलें जो होती हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चना, ज्वार, बाजरा, गेहूं का क्रम काफ़ी लोकप्रिय है तथा जो तूर और तिलहन की फसलें भी इसके बाद में अपना यहाँ पर महत्व रखती है और इनका उत्पादन भी यहाँ पर
अच्छा किया जाता है। तो यहाँ इस प्रदेश में जो है रबी की फसलें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। चावल, मक्का और गन्ना फसलों के उत्पादन पर इतना अधिक ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता। उत्पादन तथा महत्व की दृष्टि से गेहूं सभी फसलों में प्रमुख है। तो यदि खाद्यान्न फसलों की बात करें या सभी फसलों की बात करें तो गेहूं जो है यहाँ की प्रमुख फसल है। आर्द्र खेती झालावाड़ व कोटा में की जाती है तथा अन्य फसलों में मूंगफली, अलसी, तिल, सरसों, तंबाकू, कपास आदि भी उल्लेखनीय हैं। तो ये अन्य प्रकार की फसलें हैं जिनमें ये जो है तिल, सरसों, तंबाकू, कपास कुछ उल्लेखनीय फसलें यहाँ पाई जाती हैं। अब हम इस क्षेत्र के सिंचाई के बारे में अध्ययन करें तो सबसे अधिक सिंचाई की सुविधाएं भरतपुर में उपलब्ध हैं, जहाँ पर नहरों के द्वारा कोटा तथा बूंदी में, कुओं के द्वारा भरतपुर में तथा तालाबों के द्वारा भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा में की जाती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना चंबल घाटी परियोजना है। भरतपुर में छोटी नहरों का जाल मिलता है जिनमें भरतपुर नहर, गुड़गांवा नहर आदि मुख्य है। इसके अतिरिक्त पार्वती योजना, बीसलपुर योजना भी मुख्य है। साथ ही मोरेल बांध, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना, गुड्ढा बांध, विलास सिंचाई योजना, पीपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना और पांचना परियोजना आदि मुख्य परियोजनाएं हैं सिंचाई परियोजना के रूप में पाई जाने वाली। पशु संपदा के बारे में यदि बात की जाए तो चंबल बेसिन प्रदेश में गोवंश की मेवात, रथ, हरियाणा व मालवी नस्लें प्रमुख रूप से मिलती है और इस प्रदेश के जो भरतपुर व धौलपुर में है मेवात नस्ल जो है वो मिलती है। भरतपुर व धौलपुर जिलों के पश्चिमी भागों में चौपायों की रथ नस्ल तथा सवाई माधोपुर व टोंक जिलों में इनकी हरियाणा नस्ल पाली जाती है, जबकि झालावाड़ व कोटा जिलों में मालवी नस्ल के चौपाए पाले जाते हैं। भैंसों की प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा सवाई माधोपुर, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा व बूंदी जिलों में मिलती है और मालपुरी भेड़े जो हैं वो टोंक व सवाई माधोपुर में मिलती है और बकरियों की संख्या सबसे अधिक इस प्रदेश में सवाई माधोपुर जिले में मिलती है तथा घोड़े जो होते हैं वो झालावाड़ व कोटा जिले में मिलते हैं। तो पशु संपदा की दृष्टि से भी ये प्रदेश जो है संपन्न प्रदेश माना जाता है। उद्योग धंधों की बात करें तो कोटा इस प्रदेश में अकेला एक ऐसा नगरीय केंद्र है जो चंबल परियोजना, थर्मल प्लांट तथा परमाणु विद्युत गृह आदि से विद्युत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है तथा एक विकसित औद्योगिक शहर बन गया है। तो इस क्षेत्र का जो विकसित शहर है वो कोटा है, जो अकेला एक नगरीय केंद्र है। कोटा में मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग तथा कई अन्य कुटीर उद्योग पाए जाते हैं। उसके अलावा चीनी उद्योग केशोराय पाटन जो कि बूंदी में है, सीमेंट उद्योग लाखेरी बूंदी में है, सवाई माधोपुर में कांच उद्योग, धौलपुर में खाद बनाने के कारखाने, कोटा, घोसुंडा, सवाई माधोपुर आदि में केंद्रित है। तो कोटा जो है इस क्षेत्र का एकमात्र नगरीय केंद्र है। परिवहन साधनों की बात की जाए तो एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 भरतपुर से होता हुआ बीकानेर तक जाता है। दूसरा राष्ट्रीय मार्ग नंबर 3 धौलपुर से होता हुआ मुंबई तक जाता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख राजमार्गों में एक राजमार्ग अजमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ उज्जैन को चला गया है और दूसरा जयपुर, टोंक, देवली को जाता है। इस प्रदेश में रेल मार्ग की सुविधाएं जो हैं वो अपर्याप्त है। दिल्ली, भरतपुर, कोटा, रतलाम, मुंबई ब्रॉडगेज रेल मार्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा ब्रॉडगेज रेल मार्ग
ग्वालियर आगरा प्रमुख है, जो धौलपुर से होकर के गुजरता है। इसके अलावा एक अन्य ब्रॉडगेज रेल मार्ग सवाई माधोपुर जयपुर है, जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से जो परिवहन के जो साधन पाए जाते हैं वो भी यहाँ काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। चंबल बेसिन प्रदेश को पुनः 2 उप प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है निम्न चंबल बेसिन और नंबर 2 है मध्य चंबल बेसिन। अब यदि निम्न चंबल बेसिन की बात करें तो इसको पुनः 3 लघु विभागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है भरतपुर मैदान, नंबर 2 करौली पठार और नंबर 3 है धौलपुर मैदान। और मध्य चंबल बेसिन को 4 लघु विभागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है निम्न बनास बेसिन, नंबर 2 कोटा उच्च भूमि क्षेत्र, नंबर 3 कोटा मैदान और नंबर 4 है ऊपरी माही बेसिन। इस तरह से मध्य चंबल बेसिन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। चंबल बेसिन प्रदेश का मध्य भाग दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार भी कहलाता है। तो यहाँ ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि मध्य चंबल बेसिन जो है, चंबल बेसिन का जो मध्य भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बहुत बार हाड़ौती के पठार के बारे में अलग से पूछा जाता है, तो यहाँ से हम अध्ययन करेंगे हाड़ौती के पठार के बारे में, तो जिसको कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार अथवा हाड़ौती का पठार, जो कि चंबल बेसिन का मध्य भाग है वो कहलाता है हाड़ौती का पठार। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, और इसके अंतर्गत कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिले हैं। तो हाड़ौती के पठार के अंदर जो जिले शामिल हैं उनमें है कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़, और इसका विस्तार जो है 23 डिग्री 51 मिनट से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और ये जो संपूर्ण पठार है वो 24,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसका जो विस्तार है वो यहाँ अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताया गया है। इसके अलावा ये कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिले पर विस्तृत है। इस प्रदेश की पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है, जबकि उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी सीमाएं क्रमशः सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों की सीमाओं से निर्धारित है। अब हम यहाँ इसके उच्चावच के बारे में बात कर रहे हैं। तो उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, और इस प्रदेश की जो धरातलीय आकृति है वो पठारी होने के कारण ही इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। तो जो इस क्षेत्र की धरातलीय आकृतियां हैं वो पठारी है, इसलिए इसको हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इस छोटे से प्रदेश में विषम धरातलीय लक्षण पाए जाते हैं और इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, नंबर 2 है नदी निर्मित मैदान, नंबर 3 है शाहबाद का उच्च प्रदेश, नंबर 4 है झालावाड़ का पठार और नंबर 5 है डग गंगाधर उच्च प्रदेश। यहाँ पर इस स्लाइड पर हाड़ौती के पठार की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं किस तरह से मैप के द्वारा जो यहाँ पर है हाड़ौती के पठार को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो हाड़ौती के पठार में अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार दृष्टिगत होता है, जो क्रमशः बूंदी एवं मुकंदवाड़ा श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। तो जो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां हैं उनका विस्तार यहाँ पर दिखाई देता है और बूंदी और मुकंदवाड़ा श्रेणियों के नाम से वो जानी जाती है। इनका विस्तार
उत्तर पूर्व में इंदरगढ़ से प्रारंभ होकर लाखेरी बूंदी होता हुआ प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग तक विस्तृत है। तत्पश्चात ये एकाएक दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। इसी कारण इन श्रेणियों का अर्धचंद्राकार स्वरूप यहाँ पर विकसित हो गया। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं। पहला बूंदी नगर के पास, जिससे देवली कोटा मार्ग जाता है। दूसरा है जैतवास के निकट, जिससे टोंक को सीधी सड़क जाती है। तीसरा रामगढ़ और खटगढ़ के मध्य, जहां से मेज नदी ने अपना मार्ग बनाया है। और चौथा है उत्तर पूर्व में लाखेरी नदी के निकट का जो क्षेत्र है। ये इस तरह से 4 दर्रे यहाँ मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे बात कर रहे हैं हाड़ौती उच्चावच एवं भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, जिसको मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि ये जो नंबर 1 प्रदेश है वो है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां जो यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरा है नदी निर्मित मैदान, ये वाला जो क्षेत्र है वो नदी निर्मित मैदान है। तीसरा है शाहबाद का उच्च प्रदेश और नंबर 4 है झालावाड़ का पठार और नंबर 5 है डग गंगाधर उच्च प्रदेश। ये मानचित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। नदी निर्मित मैदान के बारे में यदि बात करें तो ये बूंदी तथा मुकंदवाड़ा पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ ये भूभाग चंबल तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। चंबल एवं इसकी सहायक नदियों के कारण इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी के जमाव की प्रक्रिया निरंतर होने के परिणाम स्वरूप यह भूभाग प्रमुख कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। तो जो नदी निर्मित भाग या मैदान जो है वो क्या है, चंबल नदी के जमाव के कारण यहाँ पर ये उपजाऊ भूमि है, इसलिए ये कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। शाहबाद के उच्च प्रदेश के बारे में यदि बात की जाए तो हाड़ौती का पठार उच्च प्रदेश में अवस्थित होने के कारण इसे शाहबाद के उच्च प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो शाहबाद का उच्च प्रदेश है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि हाड़ौती के पठार के उच्च प्रदेश में ये स्थित है, जिस कारण इसको शाहबाद का उच्च प्रदेश कहते हैं। इसकी ऊंचाई पूर्व दिशा की तरफ क्रमशः कम होती जाती है। इस क्षेत्र में रामगढ़ गांव के पास घोड़े की नाल के समान विशिष्ट प्रकार की भू आकृति वाली पर्वत श्रेणियां हैं तथा इसके मध्य में एक छोटी झील है। संभवतः रामगढ़ की पहाड़ी का उद्भव विवर्तनिक घटनाओं के कारण भी हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ झालावाड़ के पठार के बारे में। तो मुकंदवाड़ा पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भूभाग लगभग 300 से 450 मीटर की ऊंचाई वाला पठारी भूभाग है। यह भाग मालवा के पठार का अभिन्न अंग है तथा दक्षिण के पठार सदृश समानता रखता है और यहाँ पर जो है वो काली मिट्टी की प्रधानता है। तो ये झालावाड़ के पठार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट नंबर 5 है डग गंगाधर उच्च प्रदेश। तो हाड़ौती के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग डग गंगाधर एक उच्च क्षेत्र है जिसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 450 मीटर के आसपास होती है। अब हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में अपवाह तंत्र और नदियों के बारे में। तो इस प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां इस प्रकार है चंबल नदी, काली सिंध, पार्वती नदी, मेज नदी। ये 4 नदियां इस प्रदेश में बहती है। और अब हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में। तो इस प्रदेश की जलवायु जो होती है वो मानसून द्वारा नियंत्रित उप और उष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता ऋतुओं के अनुसार तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवाएं आदि की परिवर्तनशीलता है। तो ऋतु के अनुसार यहाँ तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवाओं में परिवर्तन हो जाता है। नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, मार्च से मध्य जून तक यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और मध्य जून से अक्टूबर तक यहाँ पर वर्षा ऋतु पाई जाती है।
गर्मी के मौसम में गर्म और तेज धूल भरी हवाएं भी यहाँ पर चलती है। इसके साथ ही मध्य जून के उपरांत या जुलाई के प्रथम सप्ताह में यहाँ मानसून का आगमन होता है और राज्य के अन्य भागों की अपेक्षा हाड़ौती में अच्छी वर्षा होती है। और इसके अलावा यहाँ वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 95 सेंटीमीटर पाया जाता है। यदि इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात की जाए तो यहाँ की जो वनस्पति है वो उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वन यहाँ अधिकता में पाए जाते हैं, जिनमें है धोकड़ा वन, मिश्रित वन, खैर के वन। और इस प्रदेश की वनस्पति में ये जो वन पाए जाते हैं उसके अलावा घास के बीड़ व अन्य वनस्पतियां भी यहाँ पर मिलती है। यदि मृदा की बात की जाए तो हाड़ौती प्रदेश में मिट्टी की जो विविधता है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखलाई पड़ती है। मैदानी भूभागों पर नदियों द्वारा जमा की गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो झालावाड़ के पठार पर काली कपास की मिट्टी और शाहबाद के उच्च प्रदेश तथा अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के भूभागों पर अपरदन से परिवर्तित लाल भूरे रंग की लैटेराइट मिट्टी मिलती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस तरह से कि मिट्टी की विविधता भी यहाँ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ती है। मध्य एवं उत्तरी कोटा जिले में चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। भूमि उपयोग या लैंड यूटिलाइजेशन की यदि बात की जाए तो विस्तृत पर्वत श्रेणियां, नदी बेसिन एवं पठारी क्षेत्र के कारण भूमि उपयोग में भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हमें दिखलाई पड़ती है। चंबल एवं उसकी सहायक नदियों में इस क्षेत्र में पर्याप्त कटाव किया है। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों ने यहाँ पर काफी मात्रा में कटाव किया है, जिससे धौलपुर क्षेत्र व मध्य प्रदेश की तरह यहाँ चंबल के बीहड़ विस्तृत एवं विशुद्ध नहीं पाए जाते। कृषि वन, चारागाह एवं बंजर भूमि का समन्वय इस प्रदेश के भूमि उपयोग की विशेषता है। प्रमुख कृषि उपजों के बारे में बात की जाए तो पर्याप्त वर्षा व अनेक क्षेत्रों में विकसित सिंचाई की सुविधाओं तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण ये जो प्रदेश है मूल रूप से कृषि प्रदेश है और यहाँ रबी तथा खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन जो होता है वो समान रूप से होता है। इसके अलावा रबी में गेहूं, जो अलसी एवं चना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है, जबकि खरीफ में ज्वार, तिल, मक्का, मूंगफली, गन्ना, कपास, तंबाकू इत्यादि फसलें जो होती हैं वो उत्पन्न की जाती है। और इस प्रदेश में खाद्यान्न, दालें, तिलहन एवं अन्य व्यापारिक फसलें समान रूप से उत्पादित की जाती हैं। यदि हम सिंचाई के साधनों के बारे में बात करें तो हाड़ौती राजस्थान प्रांत का अधिक वर्षा वाला प्रदेश है, यानी यहाँ पर जो वर्षा होती है उसकी मात्रा अधिक होती है। इसी प्रदेश में वर्ष पर्यंत बहने वाली चंबल नदी पाई जाती है, जिसका सिंचाई के लिए समुचित उपयोग होता है। कोटा व बूंदी जिलों में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र अधिक है तथा कुओं से भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो कोटा और बूंदी में जो सिंचाई की जाती है वो नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र अधिक है, लेकिन कुओं द्वारा भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की जाती है। लेकिन झालावाड़ जिले में सिंचाई का जो मुख्य माध्यम है वो है कुएं हैं। यहाँ नहरों का विस्तार कम है और प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई योजना जो है वो चंबल नदी घाटी योजना यहाँ पर पाई जाती है। यदि हम यहाँ के खनिज संसाधनों की बात करें तो खनिज के उत्पादन की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश एक अभाव वाला प्रदेश है। यहाँ खनिजों की मात्रा जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। धात्विक खनिजों का यहाँ पूर्ण रूप से अभाव होता है और इस प्रदेश में इमारती पत्थर का जो उत्पादन किया जाता है उसके लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। फर्श बनाने के काम में आने वाली सलेट, एलो खनिज धातु के कोटा जिले में पर्याप्त भंडार है। साथ ही इसके प्रमुख केंद्र रामगंज, मंडी, मोडक, सुकेत, दर्रा व कोटा शहर है। संपूर्ण दक्षिणी पश्चिमी कोटा जिले में इसके
विपुल भंडार जो है वो उपलब्ध है। और बूंदी जिले में लाखेरी के पास चूना प्रमुख रूप से मिलता है। क्ले, ग्लास, सैंड, डोलोमाइट आदि खनिज भी यहाँ पर उपलब्ध है। इतनी मात्रा में खनिज उपलब्ध होने के बावजूद भी हम इस प्रदेश के बारे में ये कह सकते हैं कि यह प्रदेश जो है खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से एक अभाव वाला प्रदेश है, क्योंकि यहाँ धात्विक खनिज जो है वो पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं या उनका अभाव यहाँ पाया जाता है। यदि उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं वो इस प्रकार हैं। जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड, डीसीएम लिमिटेड, वूल टॉप्स उद्योग, प्रीमियर पेपर बोर्ड मिल, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ओरिएंटल पावर केबल्स उद्योग, लाखेरी सीमेंट का कारखाना और केशोराय पाटन सहकारी चीनी मिल, ये जो है उद्योग यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं। और उसके अलावा कुछ अन्य उद्योग भी यहाँ छोटे लघु व कुटीर उद्योग यहाँ हो सकते हैं। यदि परिवहन साधनों की बात की जाए तो सड़कें जो हैं सभी जिला व तहसील मुख्यालयों एवं 500 जनसंख्या वाले अधिवासों को सड़क परिवहन की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं। और रेलमार्ग की बात की जाए तो सन 1899 में बीना से 12 तक बनाए गए रेलमार्ग से इस प्रदेश को प्रथम सुविधा प्राप्त हुई और सन 1907 में इसे कोटा शहर तक बढ़ा दिया गया। बाद में सन 1909 में मथुरा नागदा रेलमार्ग शुरू किया गया तथा कोटा को जंक्शन बनाया गया। इस क्षेत्र के प्रमुख रेल मार्गों में लाखेरी, इंदरगढ़, कापरेन, दर्रा, मोडक, रामगंज मंडी, झालावाड़ रोड, भवानी मंडी, चौमेला इत्यादि है। और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का भाग होने से यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग है तथा आर्थिक दृष्टि से भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन की दृष्टि से ये क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है और सन 1986 में कोटा हवाई अड्डे से वायु दूत सेवा शुरू की गई, जिसके कारण से जयपुर व दिल्ली से भी जोड़ दिया गया। यहाँ इस स्लाइड पर परिवहन को दर्शाया गया है। ये जो डार्क लाइन है वो रेल मार्ग को दर्शा रही है और ये लाइट लाइन जो है वो सड़क मार्ग को दर्शा रही है। जनसांख्यिकी प्रारूप की यदि बात की जाए तो वर्ष 2011 में हाड़ौती के पठार में रहने वाली कुल जनसंख्या 56.79 लाख थी। और हाड़ौती के पठार में यदि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व पर ध्यान दिया जाए तो चारों ही जिलों में 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। जिलों के अनुसार कोटा में 374 और झालावाड़ जिले में 227, बूंदी में 193 तथा बारां में 175 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। और जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक झालावाड़ जिले में 80.60%, तत्पश्चात बूंदी जिले में 80.05% और बारां जिले में 79.21% तथा कोटा जिले में 39.70% है। प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत झालावाड़ में 19.4 में से 60.30% कोटा तक विषमता रखता है। यानी जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है उसमें भी यहाँ विषमता देखने को मिल रही है। बूंदी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.9% है और प्रदेश में केवल कोटा अकेला शहर है जो प्रथम श्रेणी का शहर है। कोटा एक औद्योगिक शहर के रूप में यहाँ विकसित हुआ है और लाखेरी जो प्रदेश के उत्तर में स्थित है एक औद्योगिक नगर है जहाँ पर एक बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री अवस्थित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सबसे अधिक संख्या कोटा जिले में, जबकि दूसरे स्थान पर अनुसूचित जाति में झालावाड़ और जनजाति में बूंदी जिला है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ पर इस स्लाइड पर पुस्तक संदर्भ दिया गया है कि यदि आप राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी भी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ ये पुस्तक संदर्भ दिया गया है।
अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश से संबंधित 4 वीडियो बनाए गए हैं। संपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए आप इसके चारों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।